और आइए आज चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन के बाद भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, लेकिन अब इंतजार उस ऐतिहासिक लम्हे का है जब चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। The Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. And then जिस पल का इंतजार पूरे देश को था, आखिरकार वो पल आ ही गया। जिन लम्हों के लिए पूरा भारत सांसें थामे हुए था, वो लम्हा आखिरकार साकार हो गया। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 rocket carrying as prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। Here we have a majestic liftoff of LVM-3. घड़ी की सुइयों ने जैसे ही तय वक्त दिखाया, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो गया। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. चांद अब किस्से कहानियों से बाहर आने को बेताब है, क्योंकि चांद पर भारत की पहुंच का ऐतिहासिक पल अब लगभग 40 दिन दूर है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर, तीसरा प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया। इस मिशन का सबसे कठिन हिस्सा लैंडर को चांद की सतह पर उतारना है। चंद्रयान 3 के लैंडर्स के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। 2019 में चंद्रयान 2 जब भारत ने लॉन्च किया था तो उसके विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की है। यह भारत का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है। इसरो ने इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं, सिर्फ लैंडर और रोवर ही हैं। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा है। चंद्रयान 3 आज लॉन्च हो गया, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का वक्त लगेगा। 23 या 24 अगस्त को यह चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि यह तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। ऐसे में उम्मीद यही है कि इस बार भारत चांद पर अपना परचम एक बार फिर लहरा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है।
हिंदुस्तान के साथ साथ आज पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 मिशन पर टिक गई हैं। और टिके भी क्यों? ये मिशन बेहद खास जो है। भारत अपना विक्रम लैंडर यान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारने जा रहा है जहां अभी तक कोई देश पहुंच नहीं सका है। हिंदुस्तान का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा जहां पहुंचना आसान नहीं माना जाता है। चांद के चक्कर लगा रहे स्पेसक्राफ्ट को आज से करीब 40 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया जाएगा। अनुमान है कि 23 से 25 अगस्त के बीच लैंडिंग हो सकती है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो विक्रम लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा। अगर किसी कारण से दिक्कत हुई तो सितंबर में फिर से विक्रम लैंडर के लैंडिंग की कोशिश होगी। तो पहले तो हम जो टिपिकल जैसे हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उस तरह से इसको लॉन्च किया जाएगा, जो लगभग 35,000 किलोमीटर की ऑर्बिट उनकी वहां तक मैक्सिमम जाती है। तो धीरे धीरे हम पहले तो अपना जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट उस तरह से लॉन्च होगा, फिर इसकी ऑर्बिट को बढ़ा के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट पे ले जाया जाएगा। तो उसको एग्जैक्टली किलोमीटर में तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑर्बिट में जाके फिर ये मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस उस टाइम कवर करेगा ट्रांसफर ऑर्बिट में। फिर वही अगेन मून के ऊपर जाएगा, मून के अगेन इस तरह की इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, फिर धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट की हाइट को कम करते जाया जाएगा और फिर हमारा विक्रम लैंडर सेपरेट होकर चांद पर उतरेगा। इस यात्रा के दौरान चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 10 चरण होंगे, जिनमें पहले ये धरती के 6 चक्कर लगाएगा, फिर ये चांद की कक्षा की तरफ जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाएगा। फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। इसके बाद डी बूस्ट फेज शुरू होगा और आखिरी चरण यानी 10वें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचेगा। लैंडिंग से पहले आखिर के 15 मिनट काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी यान को उतारना आसान नहीं है। कहा जाता है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है ताकि उतरने की स्पीड को कम किया जा सके। इस प्रोपेलेंट को सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं के बराबर होनी चाहिए। चांद पर जीपीएस का अभाव है, क्योंकि चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में न तो लोकेशन का पता चलता है और न ही सतह से दूरी का। लास्ट जो सबसे क्रिटिकल फेज होता है 15 मिनट का, जिसको हर एक मिशन में चाहे धरती पर लैंड कराना हो किसी मिशन में, वो बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें इसमें जो लेजर सेंसर लगा हुआ है, जो मतलब कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है और कितनी डिस्टेंस बाकी रह गई है, उसको प्रिसाइसली कैलकुलेट करके इसके जो 4 थ्रस्टर लगे हुए हैं, जो कि थ्रॉटलेबल थ्रस्टर, जैसे कार के हम स्पीड बढ़ा सकते हैं थ्रॉटल को दबा के, उससे उनको कंट्रोल करते हुए इसको धीरे धीरे नीचे लाना है। इसका ये बिल्कुल सीधा भी बना रहा है, टिल्टेड न हो जाए, जैसा पिछली बार खतरा ऐसा हो गया था। फिर धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे इसकी स्पीड को ऑलमोस्ट 0 ले आना है, तब जाके ये सॉफ्ट मून की सरफेस पे लैंड करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से के बारे में जानकारी कम ही उपलब्ध है, लेकिन चंद्रयान 3 को हर लिहाज से बेहतर बनाया गया है। लिहाजा अगर भारत का चंद्रयान साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो नया इतिहास रचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असल में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भारत के लिए काफी अहमियत रखती है। इससे भारत का कद अंतरिक्ष को लेकर दुनिया में काफी बढ़ जाएगा और यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें भारत के इस मिशन पर है। और अगर चंद्रयान 3 सफल तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाता है तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रही है। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा सफर चांद तक जा पहुंचेगा। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे या फिर चांद को दूर से ही निहारा करते थे, लेकिन आज हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा भी चांद पर लहरा रहा है। दुनिया भर में मिशन मून हमेशा से गर्व का विषय रहा है, लेकिन आपके जहन में सवाल उठता होगा कि अगर हमने ये फतह कर लिया तो हमें मिलेगा क्या? दरअसल वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा इतना खास इसलिए है क्योंकि ये दूसरे ग्रहों पर इंसानों की पहुंच के दरवाजे खोल सकता है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और जानकारी मिलेगी, साथ ही अर्थ मून सिस्टम और पृथ्वी के अतीत में एस्टेरॉयड के प्रभाव के बारे में भी जानने को मिल सकता है। चंद्रमा की खोज
स्पेस टूरिज्म से जुड़ी नई व्यावसायिक संभावनाएं भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चंद्रमा बेस बन सकता है। चंद्रमा पर बेस बनने से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पास के दूसरे ग्रहों जैसे मंगल के लिए भी रास्ता तैयार होगा। Went wrong with Chandrayaan-2. We have understood the reason and we have corrected those mistakes or errors or oversights, and then the rectified mission is what is now going on. So in a way it is nothing but the repeat of Chandrayaan-2 with no mistakes possible, no errors possible. दुनिया में मिशन मून की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान न सिर्फ चंद्रमा पर कदम रखेगा बल्कि वहां संभावनाओं के नए द्वार भी खोल देगा। हालांकि अब भी इंसान को चंद्रमा के बारे में काफी कुछ जानना है। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखे थे। उस दौरान वो अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के तहत वहां गए थे। ये तारीख थी 20 जुलाई 1969। वहीं भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो कि भारत और रूस के साझा अंतरिक्ष अभियान के तहत साल 1984 में अंतरिक्ष पर गए। अब भारत के लिए एक और खास पल होगा जब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर रवाना हो। हमको ये गर्व होना चाहिए कि इसरो ने हमको पहले से ही विकसित देश बना दिया है। हम दुनिया के सिर्फ उन 4-5 स्पेस फेरिंग नेशंस में हैं जिनकी क्षमता है कि रॉकेट को लॉन्च कर सकें, सैटेलाइट्स को बना सकें और सैटेलाइट्स को ऑपरेट करें। तो हम आज के दिन में ही चंद्रयान 3 से पहले ही स्पेस में स्पेस फेरिंग नेशंस में है और एक डेवलप्ड नेशंस में से एक है। निश्चय ही चंद्रयान 3 से इसको और बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है ये मिशन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए भी बेहद अहम है। नासा और दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक भी इस मिशन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। उन्हें पता है कि चंद्रयान 3 की पहुंच इंसानों को एक नई दुनिया से रूबरू करवाएगी। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चंद्रयान 3 चांद की यात्रा पर निकल चुका है, लेकिन उससे पहले पूरी तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 22 फीट लंबा चंद्रयान 3 को अपनी कला से आकार दिया। इस सैंड आर्ट में 500 स्टील बाउल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस पर जो संदेश लिखा गया है वो कमाल का है, विजयी भव। सुदर्शन पटनायक की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से ये सैंड आर्टिस्ट इन्होंने एक मैसेज दिया है और चंद्रयान 3 की सफलता की भी साथ ही साथ कामना की है। 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज की धरती पर जैसे ही शतक पूरा कर अपना पल्ला उठाया, उनके घर भदोई में जश्न शुरू हो गया। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटे के शतक पूरा करते ही पिता ने बाबा महादेव का अभिषेक करने के लिए कावड़ यात्रा शुरू कर दी। यशस्वी के पिता कावड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं और प्रार्थना के साथ साथ बेटा दोहरा शतक भी जमाए, ये इच्छा भी लिए जा रहे हैं। बुलंदियों को छूने के लिए यशस्वी की क्रिकेट वाली तपस्या, बेटे को सफल बनाने के लिए यशस्वी के पिता की कांवड़ वाली तपस्या। वेस्ट इंडीज में बेटा कर रहा है नाम रोशन, बेटे के लिए शिव की शरण में पिता। कैरिबियाई धरती पर बेटे की बल्लेबाजी का शो, पिता ने लगाया बोल बम का जय घोष। अब अपने पहले ही टेस्ट में यशस्वी ने तहलका मचा दिया है, उनके नाम के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। टीम इंडिया में एंट्री से पहले ही यशस्वी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। यशस्वी ने 625 रन बनाकर आईपीएल 2023 सीजन में अपनी बल्लेबाजी का प्रतिभा का सबूत दे दिया था। यशस्वी जायसवाल ने पिछले साल दिलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए दोहरा शतक ठोका था। फिर 2022 में ही इंडिया ए की ओर से डेब्यू करते हुए शतकीय पारी खेली। 2023 में ईरानी ट्रॉफी के अपने पहले मैच में शतक और फिर दोहरा शतक लगाया था। यशस्वी जायसवाल ने यूं ही ये मुकाम हासिल नहीं किया है,
उन्होंने अपने आप को क्रिकेट के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। उनके जिंदगी में क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट ही है। यशस्वी का करियर काफी संघर्षों से भरा रहा है। मुंबई में क्रिकेट सीखने के लिए उन्हें गोलगप्पे तक बेचने पड़े, लेकिन उनके संघर्ष का परिणाम अब पूरे देश और दुनिया को देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे संघर्ष में उनके माता पिता का पूरा साथ मिला। एक तरफ बेटा वेस्टइंडीज में कमाल कर रहा है, तो पिता उसकी सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद लेने की तैयारी कर रहे थे। वो निकल चुके हैं कांवड़ यात्रा के लिए, ताकि उनका बेटा क्रिकेट की बुलंदियों तक पहुंचे और नाम रोशन करे। यही मांगेंगे कि बाबा उसका दोहरा शतक भी पूरा करो और उसकी इच्छा में उसकी मेहनत सफल करो। सुरयावा का नाम रोशन करे, भदोही जिले का नाम रोशन करे, मेरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करे। मूल रूप से यशस्वी जायसवाल उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं और उनके पिता पेंट और हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। लेकिन जब से यशस्वी ने देश के लिए पहले टेस्ट में शतक लगाया है, पूरे भदोही जिले में खुशी का माहौल है। भदोही से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और गुड न्यूज आपको दे देते हैं। ये गुड न्यूज क्रिकेट के मैदान से महिला खिलाड़ियों के लिए आई है, क्योंकि अब आईसीसी के सभी टूर्नामेंट्स में महिला खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही प्राइज मनी मिलेगी। आपको बता दें कि डरबन में हुई आईसीसी की सालाना बैठक में ये फैसला लिया गया है। जाहिर है आईसीसी ने इस अहम फैसले के जरिए महिला क्रिकेटर्स को बड़ी सौगात दी है। ये खेल के मैदान पर एक सकारात्मक और शुभ बदलाव है। यकीनन ये शुभ शुरुआत है। क्रिकेट के मैदान पर महिला और पुरुष खिलाड़ियों का भेद मिट रहा है। अब आईसीसी टूर्नामेंट में महिला और पुरुष क्रिकेट टीमों को समान प्राइज मनी यानी एक जैसा पैसा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आईसीसी की सालाना बैठक में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। समान प्राइज मनी देने की शुरुआत अगले T20 वर्ल्ड कप से हो सकती है। इस फैसले पर आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने कहा कि हम महिला क्रिकेट को मजबूत करने के लिए 2017 के बाद से ही काम कर रहे थे। हर साल महिलाओं के टूर्नामेंट में हमने लगातार प्राइज मनी को बढ़ाया ताकि समान वेतन की ओर चल सके। अब से आईसीसी महिला वर्ल्ड कप और पुरुष वर्ल्ड कप जीतने पर दोनों को समान प्राइज मनी मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप और अंडर 19 के लिए भी यही बात लागू होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी इस फैसले पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की। शाह ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि समानता को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। आईसीसी इवेंट्स में महिला और पुरुषों को समान प्राइज मनी दी जाएगी। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। मैं साथ ही बोर्ड मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूं। हम क्रिकेट के बेहतर भविष्य के लिए काम करते रहेंगे। इस फैसले से पहले महिलाओं और पुरुषों के आईसीसी टूर्नामेंट की प्राइज मनी में काफी अंतर था। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम जब चैंपियन बनी थी, तब उसे प्राइज मनी के तौर पर 28.4 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि उप विजेता रही न्यूजीलैंड टीम को 14.2 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं जब महिलाओं के 2022 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम चैंपियन बनी थी, तब उसे प्राइज मनी के तौर पर 9.98 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि उप विजेता रही इंग्लैंड टीम को 4.53 करोड़ रुपए मिले थे। जाहिर है आईसीसी ने इस अहम फैसले के जरिए महिला क्रिकेटर्स को अहम सौगात दी है। ये खेल के मैदान पर एक सकारात्मक और शुभ बदलाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए देखिए, पानी पानी दिल्ली हो चुकी है, उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मुश्किल हालात में भी लोग मस्ती करने से पीछे नहीं हट रहे। दिल्ली की सड़कों पर लबालब पानी है और बच्चों के लिए जैसे मस्ती का एक और बहाना है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश का पानी है और उस पानी के बीच कुछ तस्वीरें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देगी। तमाम मुश्किलों से अनजान बच्चे पानी में अपनी ही धुन में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिन से दिल्ली की हालत बद से बदतर हुई जा रही है। राजधानी के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं, सड़कें दरिया बनी हैं। ये बच्चे भी इस आपदा के वक्त मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। देखिए, सड़क पर ही इन्होंने स्विमिंग पूल बना डाला है। अब हालात के आगे किया भी क्या जा सकता है। हालांकि ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आज यमुना नदी शहर के अंदर घुस आई।
रोजमर्रा का काम जरूरी भी है, मगर हालात ये है कि रास्तों पर चलना मुश्किल है। गाड़ियां पानी में रेंग रही हैं। कई गाड़ियां धकेले बगैर आगे नहीं बढ़ रही। घरों में पानी घुस गया है। थमसी गई जिंदगी के हालात को ये बच्चे भी झेल रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, बच्चा मन है जो खुद की परेशानी बयां नहीं कर पाता। इसलिए शायद दिल दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे ख्यालातों को ऐसे हल्का फुल्का कर मानो जिंदगी जी रही है। आप कर रहे हैं अंकल ऐसे। दिल्ली डूबी हुई है। लोग बाग हालात से परेशान हैं। किसी के घर में पानी घुसा है, किसी का घर से निकलना बंद है। कई लोग बगैर बिजली पानी से जूझ रहे हैं और सिस्टम यमुना का पानी कम होने का इंतजार कर रहा है। नतीजतन दिल्ली वाले बाढ़ से खुद मुकाबला कर रहे हैं, परेशानी झेलते हुए तो कहीं इन बच्चों की तरह बाढ़ को एंजॉय करते हुए। जब यमुना की बाढ़ में दिल्ली डूबी है, ऐसे में भले ही ये बच्चे पानी में उछल कूद कर मन बहला रहे हैं, मगर ये सब करना जान जोखिम में डालने जैसा भी हो सकता है। जरूरी है प्रशासनिक व्यवस्था इस तरफ नजर डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब तक आपने सोने और चांदी से बनी ज्वेलरी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको जो गहने दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये ज्वेलरी ना तो सोने से बनी है और ना ही चांदी से, लेकिन इसकी खूबसूरती सोने चांदी की ज्वेलरी से कम नहीं है। आप खुद देखिए और फिर फैसला कीजिए। गले का हार, कानों का झुमका, हाथ के कंगन, ज्वेलरी के और भी कई आइटम, लेकिन ये कोई सोना या चांदी से बने लाखों के गहने नहीं हैं, बल्कि इन्हें तो बांस और जूट के साथ इन महिलाओं की कला ने ये तस्वीर और आकार दिया है। इन आभूषणों की बनावट, बारीकी, सुंदरता और भव्यता देख इन्हें कौन नहीं खरीदना चाहेगा। लेकिन इन्हें खरीदने के लिए आपको बिहार के जमुई का रुख करना होगा, क्योंकि जिन हाथों ने इन खूबसूरत गहनों को आकार दिया है वो जमुई के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। ये हैं जमुई की रहने वाली सुनीता देवी। सुनीता ने ये काम 2010 में सीखा और फिर 2013 आते आते खुद ही अपना काम शुरू कर दिया। आज सुनीता के पास महिलाओं की एक पूरी टीम है जो इन आभूषणों को तैयार करने में उनकी मदद कर रही है। ICR हमको जाना था सर, कलकत्ता जाना था, तो वहाँ हमको कच्चा मटेरियल लेकर बुलाया गया था। ICR में बोले कि वहाँ बना हुआ सामान कुछ नहीं लाइएगा, आप कच्चा मटेरियल लाइएगा, कि बनाते हैं कि कहीं से सामान खरीद लेते हैं। तो वहाँ हम 7 दिन का स्टॉल दिए थे सर, 7 दिन का दिए थे, तो 3 दिन 4 दिन तक नो सेलिंग लिख दिए थे स्टॉल पर, और उसके बाद तो हम बहुत सा सामान बना लिए थे सर, और अच्छा इनकम वहाँ हुआ था सर। जूट से बने इस पेड़ को देखिए और इस पर लगे इन हरे पत्तों पर गौर कीजिए। ये सब कुछ जूट से ही तैयार किया गया है। यहाँ आपको अपने घर की चाबियों के लिए भी रिंग मिलेगा, तो बच्चों के खेलने के लिए जूट से बनी नन्ही डॉल्स भी। इतना बारीक कारीगरी की कीमत जाहिर है ज्यादा ही होगी, लेकिन जूट से बनाई गई इन चीजों की कीमत की शुरुआत सिर्फ 25 रुपए से होती है, जो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक जाती है। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तीज और त्योहार हमारे देश की भाषाई और धार्मिक विविधता को दर्शाते रहे हैं। ऐसे ही एक पर्व को मनाने की विधिवत शुरुआत हुई है तमिलनाडु में, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर में आदि तिरुकल्याणा त्योहार को मनाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। फेस्टिवल 29 जुलाई तक मनाया जाएगा। फ्रांस में बैस्टिल डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के इस सबसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन के मुख्य अतिथि हैं और वो बैस्टिल डे परेड का हिस्सा भी बने। प्रधानमंत्री मोदी जब परेड में शामिल होने के लिए पहुंचे तो फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो और प्रधानमंत्री बोन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मौजूद
फ्रांस के कई गणमान्य हस्तियों से मुलाकात भी की और इस परेड में शामिल होने के लिए खास तौर पर भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना की टुकड़ियां भी पहुंची थी। उन्होंने भी शानदार नजारा पेश किया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने बैटल डे परेड के फ्लाई पास में हिस्सा लिया। पेरिस में बैटल डे परेड के दौरान फ्रांसीसी सेना के विमानों ने रंगों के जरिए आकाश में फ्रांस का झंडा बनाया। इसी के साथ फ्रांस की सेना अपनी क्षमता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करती नजर आई। बैटल डे परेड की शुरुआत में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को सलामी दी गई। इस साल भारत फ्रांस की रणनीतिक दोस्ती के 25 साल पूरे हुए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। चलिए और अब आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं आरिफ और सारस की, वही दो दोस्त जिनका दोस्ताना पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा और फिर ये दोनों बिछड़ गए। लेकिन एक बार फिर से आरिफ अपने दोस्त सारस से मिलने कानपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। इस बार ना तो आरिफ ने इसके बारे में पहले से जू प्रशासन से कोई दरख्वास्त की थी और ना ही अपने यहां आने की जानकारी दी। मास्क लगाए आरिफ चुपचाप टिकट लेकर भीड़ के बीच बाकी लोगों की तरह चिड़ियाघर पहुंचे। लेकिन जैसे ही आरिफ सारस के बाड़े में पहुंचे, उसके पास पहुंचे, तो मास्क लगा होने के कारण सारस पहले आरिफ को पहचान नहीं पाया। लेकिन आरिफ ने चेहरे से जैसे ही मास्क उतारा, उनका दोस्त सारस खुशी से उछलने लगा और इधर उधर भागने लगा। दोस्त सारस से मिलने की ये पूरी तस्वीर आरिफ के लिए भावुक होने वाली थी। उन्होंने कैमरे में इस पूरे वाकये को कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये जानकारी जू प्रशासन को मिली तो उन्होंने भी सीसीटीवी खंगाले जिसमें आरिफ के चिड़ियाघर आने की पुष्टि हुई। वो बोलते हुए भी दिख रहे हैं कि सारस पहले से दुबला हो गया है, शायद अच्छे से खा पी नहीं रहा। आरिफ का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि उनके दोस्त सारस को आजाद किया जाए। ऐसे ही हमको देखिए फ्राइडे आते ही सबको वीकेंड वाली फीलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। नवजोत ऐसे हमारे दोस्त शो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली, कई लोग निकल लिए वीकेंड में, लेकिन आप कहीं अगर घूमने फिरने का इंतजार कर रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं तो प्लीज सोच समझ के मौसम का ख्याल और अपडेट लेकर जाइएगा। और देखिए मौसम जब इतना अच्छा हो तो फिर चाय तो वीकेंड पर भी बनती है, लेकिन ब्रेक बहुत जरूरी है। तो मंडे वाली चाय हमारे साथ, वीकेंड वाली आप घर वालों के साथ पी सकते हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।